स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपके लिए कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें और साथ ही बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स लेकर आते हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों से परिचय करवा दें। बिटवन मजूमदार हैं bmazumdar.com के, रविंद्र राव हैं वीपी हेड कमोडिटीज रिसर्च कोटक सिक्योरिटीज से, और अजय केडिया होंगे एमडी हैं केडिया कमोडिटीज़ के। आप तीनों मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। चलिए सबसे पहले आज बात क्रूड की कर लेते हैं, क्योंकि क्रूड में पिछले हफ्ते जिस तरह की गिरावट दिखी थी, 8% तक दाम टूट चुके थे। रविंद्र जी, क्या लग रहा है, ये गिरावट और आपको गहराती दिख रही है? क्योंकि जिस तरह से हम विंटर सीजन की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पर हीटिंग डिमांड के लिए जिस तरह से डिमांड रहती है, नेचुरल गैस हो या फिर क्रूड ऑयल की, तो क्या ऐसे में आपको लग रहा है कि दाम आगे और गिरने वाले हैं, या अब आगे वापस से तेजी लौटेगी क्रूड में? गुड मॉर्निंग विशु मोहन जी। मेरे हिसाब से अभी देखिए, विंटर डिमांड तो एक फैक्टर है, लेकिन अभी जो ड्राइव कर रहा है मार्केट, स्पेशली ऑयल मार्केट को, वो है कोविड सिचुएशन जो चाइना में इट इज स्टिल इंक्रीजिंग। और जो हम लास्ट 1-2 वीक से देख रहे हैं कि कभी ये आता है कि चाइना माइट रीओपन, कभी आता है कि वहाँ पे जो केसेस है वो बढ़ रहे हैं। आई थिंक दैट इज क्रिएटिंग अ कंफ्यूजन। लेकिन अभी तो फिलहाल वहाँ पर केसेस ज़्यादा हैं एंड स्टिल दे आर नॉट थिंकिंग ऑफ फुल्ली रीओपनिंग जहाँ पर भी लॉकडाउन्स हुए हैं। तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन तो हुआ है, बट स्टिल आई थिंक दैट इज इम्पैक्टिंग द प्राइजेस। और दूसरा, जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस लास्ट वीक में जो क्रिएट हुआ था, आई थिंक दैट हैज सबसाइडेड। इन्वेंट्रीज थोड़े से मिक्स्ड आ रहे हैं। क्रूड के इन्वेंट्रीज गिर के आए थे लास्ट वीक में, लेकिन जो प्रोडक्ट इन्वेंट्रीज है वो बढ़ के आए थे। सो दैट हैज इम्पैक्टेड द प्राइजेस, प्लस डॉलर रिकवरी फ्रॉम द लोअर लेवल्स। आई थिंक सारा ही जो फैक्टर्स है दैट हैज प्रेशराइज क्रूड। लेकिन अगर हम लास्ट 2-3 वीक का मूव देखें तो इट हैज बीन ऑन अ कंटिन्यूअस डाउनवर्ड मूव। तो पॉसिबिलिटी है कि लोअर लेवल्स पर सपोर्ट मिलेगा। $76 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो कि सितंबर का लोस है क्रूड में। तो हो सकता है कि वहाँ पे एक बार एक एक 76 के लेवल को एक बार प्राइस रिस्पेक्ट करे और वहाँ से एक बाउंस बैक पॉसिबिलिटी है। तो मेरे हिसाब से $76 ब्रीच होना थोड़ा सा मुश्किल एज ऑफ नाउ लग रहा है। तो हो सकता है कि उसके आसपास एक बार प्राइस आए फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से आई थिंक जो आज का सपोर्ट है, लोअर लेवल से हमने रिकवरी देखी है 6,290 से। प्राइसेस ने एक रिकवरी मोड पे आया है, 6,500 के क्लोज चल रहा है अभी। तो मेरे हिसाब से हो सकता है कि 6,290 वुड एक्ट एज अ गुड सपोर्ट। लेकिन जो नियर सपोर्ट है वो अराउंड 6,400 का है। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से आई थिंक एक बाउंस के लिए प्ले कर सकते हैं फॉर 6,600, 6,620। तो अगर कोई भी डिप आता है टुवर्ड 6,470, आई थिंक एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। 6,600 का एक स्टिफ रेजिस्टेंस है इंट्राडे पर्सपेक्टिव से। अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो मेरे हिसाब से 6,680 तक प्राइसेस जा सकता है। तो आई थिंक एक बाउंस बैक पॉसिबल है, बट ओवरऑल ट्रेंड अभी भी थोड़ा सा बेरिश लग रहा है। बट $76 पे WTI क्रूड जरूर एक सपोर्ट लेगा। बिटवन, आपको क्या लगता है, क्रूड में क्या करना चाहिए ट्रेडर्स को अभी? देखिए, क्रूड ऑयल में तो जो डिक्लाइन हुआ था, लेकिन क्लोजिंग अगर देखते हैं अगर फ्राइडे में, तो स्लाइड वहाँ पे थोड़ा रुका मार्केट में। अभी फिलहाल के लिए WTI जो है 7980 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा है कि इंट्राडे में थोड़ा सा एक डिप्स आ सकता है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मार्केट, जिस तरह से रविंद्र जी ने बताया था कि यहाँ से थोड़ा सा एक पुल बैक भी पॉसिबल है, यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग भी पॉसिबल है, क्योंकि जिस तरह से अभी क्रूड ऑयल में डिक्लाइन हुआ है लास्ट, अगर हम लोग देखते हैं तो आई थिंक लास्ट 3 सेशन का आज भी थोड़ा सा मॉडरेटली डाउन ही है ओवरऑल देखें तो। लेकिन जिस तरह से फ्राइडे में जो शॉर्ट कवरिंग हुआ था और जिस तरह से क्लोजिंग है, तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट में एक फर्दर रिकवरी पॉसिबल है। और मैं मान के चल रहा हूँ कि जो एमसीएक्स का जो क्रूड ऑयल है, मुझे लग रहा है कि 64, 60, 64, 70 ये सब लेवल के आसपास इंट्राडे के हिसाब से बाय कर सकते हैं, और एक पुलबैक पॉसिबल है 6650 या 6700 तक। तो मेरे हिसाब से इंट्राडे पर्सपेक्टिव से बाय पे है, लेकिन थोड़ा सा ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा तेजी आएगा, लेकिन पुल बैक मेरे हिसाब से पॉसिबल रहेगा। तो दिन के हिसाब से थोड़ा बाय ऑन बेटर है। तो ये है क्रूड को लेकर। चलिए अब गोल्ड और सिल्वर की बात कर लेते हैं। चांदी में आज गिरावट ज़्यादा दिख रही है। रविंद्र जी, चांदी को लेकर क्या व्यू है? अब काफ़ी कमज़ोर होती दिख रही है, ऊपरी स्तर से काफ़ी कमज़ोर हुई है, यहाँ से और गिरावट दिख रहा है क्या चांदी में? विश्व जी, जैसे हमने पिछले शोज में भी कहा था कि जो कॉमेक्स सिल्वर है वो अराउंड 252 डे मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस के पास में है, नियर 21.78, $21.80 डॉलर्स।
हमने 22.20 तक जाते हुए भी देखा था कॉमेक्स सिल्वर को ट्यूसडे को लास्ट वीक में, लेकिन सस्टेन नहीं किया और वहाँ से हमने एक अच्छा खासा फॉल देखा है। नाउ इट इज ट्रेडिंग बिलो $21। तो मेरे हिसाब से $20.40 का एक अच्छा सपोर्ट है और थोड़ा सा ओवरडन लग रहा है मुझे सेलिंग। सिल्वर काफ़ी टाइम से इट वाज ट्रेडिंग हायर, तो मैं इसे एक थ्रोबैक या फिर एक करेक्टिव मूव कहूँगा। तो मेरे हिसाब से 60,100 से 60,000 का लेवल जो है वो अच्छा खासा बाइंग जोन हो सकता है। तो मेरे हिसाब से चांदी में एक लोअर लेवल से एक बाइंग पॉसिबिलिटी है और अपसाइड जो है वो 61,100 तक के है। अगर 61,100 के ऊपर निकल जाता है तो आई थिंक वी कैन कंक्लूड दैट शॉर्ट टर्म बॉटम इज इन प्लेस और प्राइसेस फिर से एक बार ऊपर जाएंगे। फैक्टर्स मेरे हिसाब से इस वीक के लिए अगर देखें तो जो फ्लैश पीएमआईज है यूएस से और जो एफओएमसी मिनट्स है, आई थिंक वो काफ़ी क्रूशल होगा। तब तक के लिए हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा दायरे में रहे, लेकिन उसके बाद डॉलर इंडेक्स में एक डायरेक्शन आ सकता है और डॉलर इंडेक्स भी आई थिंक 107.50 पे एक बार रेजिस्ट करेगा। तो हो सकता है कि लोअर लेवल से सिल्वर को एक सपोर्ट मिले। अपसाइड 61,100 का देखना चाहिए। अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो मेरे हिसाब से फिर 61,500 से 61,600 तक फिर से प्राइसेस जा सकते हैं। ओके, यानी लोअर लेवल पर सपोर्ट की उम्मीद लग रहा है रविंद्र जी को, लग रहा है कि यहाँ से वापस से 61,500 तक जा सकता है ऊपर की तरफ। अब बिटवन आपको क्या लग रहा है, 60,500 रुपए के नीचे चांदी है, इन स्तरों पर करंट लेवल पे क्या बाइंग बन रही है क्या चांदी में? देखिए करंट लेवल में तो अभी फिलहाल के लिए थोड़ा लग रहा है कि थोड़ा और डिप्स रह सकता है, क्योंकि देखिए गोल्ड और सिल्वर में जिस तरह से रिकवरी आया था, एक काफी स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग था जिसमें गोल्ड ने तो 1720 का लेवल भी तोड़ा था और सिल्वर भी 5 के ऊपर चला गया था, 20.78 के आसपास स्पॉट चल रहा है। तो फिलहाल के लिए देखिए अभी मार्केट में थोड़ा करेक्टिव मूव में रहेगा और ये जो करेक्टिव मूव है, ये करेक्शन के बाद ही पता चलेगा कि गोइंग फॉरवर्ड एक तेजी आने वाली है। देखिए एक चीज तो मार्केट में दिख रहा है कि ओवरऑल जो आउटलुक है चेंज हो रहा है और जिस तरह से जो फैक्टर को लेके मार्केट में सेल ऑफ था वो काफी हद तक डिस्काउंट होकर रखा है और यूएस का जो इन्फ्लेशन डेटा है और गोइंग फॉरवर्ड जो मार्केट का डेटा आने वाला है, उसको लग रहा है कि शायद ये मार्केट के लिए इतना नेगेटिव नहीं रहेगा और मुझे लग रहा है कि कोई करेक्टिव मूव अगर आता है, गोल्ड में भी स्पॉट गोल्ड अभी 1746 के आसपास चल रहा है, इसका सपोर्ट बनता है 1725 टू 1720 का जो रेंज है, वहां पे मेरे हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है वहां पे गोल्ड में। और लाइकवाइज इन सिल्वर भी मेरे हिसाब से लग रहा है 20.40 20.50 के आसपास स्पॉट लेवल के आसपास मेरे हिसाब से सिल्वर में भी बाइंग आ सकता है। तो मेरे हिसाब से अभी देखिए गोल्ड में भी मैं देख के मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे कोई भी 200-300 रुपए का एक डिक्लाइन आता है तो मेरे हिसाब से वो लेवल बाइंग रहेगा। और लाइकवाइज इन सिल्वर भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे 400-500 रुपए का डिक्लाइन में भी मेरे हिसाब से बाइंग ही है, लेकिन इस बाइंग का जो भी है इंट्राडे पर्सपेक्टिव से नहीं, इंट्राडे में थोड़ा सा डीप या करेक्टिव मूव में रह सकता है मार्केट, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड एज आई सी कि मेरे हिसाब से नीचे लेवल पे तो बाइंग मेरे हिसाब से आने वाला है। तो अगर किसी को होल्डिंग करना है पर्सपेक्टिव से तो दे कैन लुक फॉर बाइंग इन गोल्ड एंड सिल्वर। मैं तो गोल्ड पे जाना चाहूंगा आज के लिए और गोल्ड मुझे ज्यादा तेज लग रहा है, तो गोल्ड अगर यहाँ से 52,200-300 के आसपास आता है तो 51,700 के आसपास अगर स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं तो गोल्ड में बाय लेना चाहिए। गोइंग फॉरवर्ड आई एम लुकिंग एट अ बिग मूव इन गोल्ड, 53,000 इनिशियली देन 54,000 टू 55,000 गोइंग फॉरवर्ड। तो यहाँ पे कोई भी बाय ऑन दिस इज अ बेटर आइडिया। एफओएमसी के जो मिनट्स है मेरे हिसाब से वो भी थोड़ा मार्केट के लिए सपोर्टिव रहेगा गोइंग फॉरवर्ड। पर आपका व्यू क्या होगा रविंद्र जी, क्या लग रहा है 52,500 रुपए पे किस तरह की कॉल आ रही है आपकी तरफ से गोल्ड में? गोल्ड में देखें तो गोल्ड में आई थिंक 1780 1806 का कॉमिक्स पर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस था। 1806 का 252 डे मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है। गोल्ड काफी होल्ड किया लास्ट वीक में। अगर हम देखें तो पीपीआई डेटा के बाद एक नया हाई भी मारा, ऑलमोस्ट 3-4 मंथ्स का हाई था और उसके बाद करेक्ट हुआ। तो लास्ट 2 डेज में करेक्शन आया है आफ्टर द रिटेल सेल्स डेटा और जो फेड ऑफिशियल्स है उनके साइड से थोड़ा सा हॉकी स्टेटमेंट्स आ रहा था। नाउ दैट मेक्स एफओएमसी मिनट्स वेरी वेरी क्रूशल, बट एक्सपेक्टेड यही है कि इतना हॉकी स्टोन नहीं होगा, थोड़ा सा डॉविश लैंग्वेज ही हो सकता है। नाउ दैट माइट बी सपोर्टिव, बट हो सकता है कि तभी तक के लिए गोल्ड थोड़ा बहुत साइडवेज टू डाउनसाइड बिहेव करे। पॉसिबिलिटी है कि लोअर लेवल्स में से 52,300 52,350 तक एक बार प्राइस आए, लेकिन मुझे लगता है कि लोअर लेवल्स पे बाइंग इसमें फिर से लौटनी चाहिए। अगर कॉमिक्स के लेवल्स के बात करें तो 1740 वुड बी वेरी वेरी क्रूशियल। $1740 मुझे नहीं लगता है कि ब्रीच करेगा। अगर ब्रीच हुआ
तो फिर हम 1706 1710 फिर से एक बार देखेंगे। बट मुझे लगता है कि 1740 से लेके 1780 का रेंज रहेगा, बट अल्टीमेटली आई थिंक इट विल गो टुवर्ड्स $1806, जहाँ पे फिर से एक बार रेजिस्टेंस आ सकता है। और जैसे मैंने बताया कि डॉलर इंडेक्स में 107.50 का रेजिस्टेंस है, अभी करीब 107 के आसपास चल रहा है, तो थोड़ा बहुत रिकवरी के बाद डॉलर इंडेक्स में फिर से एक बार हम एक डाउनफॉल देख सकते हैं। नाउ ऑल दैट डिपेंड्स ऑन द डेटा पॉइंटर्स जो मैंने फ्लैश पीएमआई का बताया और एफओएमसी मिनट्स। आई थिंक दिस विल बी वेरी वेरी क्रूशियल। तब तक हो सकता है कि थोड़ा बहुत दबाव रह सकता है, बट ओवरऑल आई थिंक लोअर लेवल्स पे बाइंग इवन गोल्ड में आनी चाहिए। And I'm expecting 53,600 on the higher side from a very short term perspective. तो positional point of view से lower levels पे buy कीजिए। इंट्राडे perspective से भी मुझे लगता है कि 52,400 would be a good buying zone। 52,250 का stop loss maintain कर सकते हैं और immediate target जो है वो 52,650 का ले सकते हैं। अगर 52,700 के ऊपर टिक गया तो I think it might move toward 52,800। अब बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं। हमारे साथ अजय केडिया जी भी हैं, एमडी हैं केडिया कमोडिटी के। सर, आपसे स्टील पे बाद में बात करूंगा। सबसे पहले ओवरऑल पूरे बेस मेटल्स को लेकर आपकी राय क्या है? जिस तरह से चाइना को लेकर कंसर्न है, ऐसे में डिमांड को लेकर तो चिंता है ही, तो क्या लग रहा है ये जो गिरावट आई है ये कंटिन्यू हो सकती है क्या बेस मेटल्स में? वेरी गुड मॉर्निंग विश्वनाथ जी। डेफिनेटली देखिए, अगर हम दो पार्ट अगर आप देखेंगे, सबसे पहले है इन्वेंटरीज को लेकर। जिस ढंग से हमने देखा कि ग्लोबल इन्वेंटरीज में काफी ड्रॉप है, विच इज बीन प्राइस सपोर्टिव। एंड वहीं दूसरी ओर अगर चाइना की बात करें तो कंटिन्यू कोविड को लेकर अभी भी कंसर्न बना हुआ है। आई एम वेरी मच बुलिश ऑन बेस मेटल फ्रॉम नाउ। जो मैंने पहले भी कहा था कि प्राइसेस में एक फॉल आ सकता है, बिकॉज 22 जनवरी से चाइना न्यू ईयर हॉलीडे पे जाएगा, उससे पहले कंजम्पशन एक्टिविटी बढ़ती है, तो ये टेम्पररी एक फॉल रहेगा। मुझे लगता है कॉपर की अगर बात करें तो जिस जन से 670 का लेवल इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन तोड़ा है, तो आई थिंक थोड़ी बहुत और पुल बैक मिल जाए। बट यहाँ पे मुझे लगता है कि इन्वेंटरीज काफी कम है और जिस जन से इकोनॉमी को संभालने की कोशिश की जा रही है, ये कहीं ना कहीं वापस डिमांड को रिफ्लेक्ट करते हुआ दिखाई देगी। तो टेम्पररी ये हफ्ते में हम बेस मेटल में गिरावट देख सकते हैं। बट मेटल लाइक कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, ये तीन कमोडिटी मुझे लगता है कि वंस हम लोग नवंबर से दिसंबर में शिफ्ट होते हैं, यहाँ से मुझे लगता है कि वापस एक अच्छी रिकवरी रहेगी इन्वेंटरीज को देखते हुए, और आगे जो चाइनीज डिमांड है न्यू ईयर से पहले वो सपोर्ट करेगी। तो टेम्पररी ये हफ्ते में हम गिरावट देख सकते हैं। चलिए अब स्टील की बात कर लेते हैं। इंसीडिएक्स स्टील की जहां पर आज 4% की तेजी दिख रही है, 44,300 रुपये के आसपास है। अच्छी मजबूती के साथ यहां पर कारोबार हो रहा है। एक्सपोर्ट ड्यूटी रोल बैक की खबर से यहां पर एक सेंटीमेंट बूस्ट हुआ है। लेकिन केडिया जी, क्या लग रहा है, क्या डोमेस्टिक जो प्राइस है और इंटरनेशनल प्राइसेस है, क्या ऐसे में इतना कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग है अभी भी अपना कि हम एक्सपोर्ट कर पाएं, या सिर्फ सेंटीमेंट की वजह से इसमें तेजी आई है, ये तेजी टिकाऊ नहीं है? देखिए, पहला चीज मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का जो डिसीजन है काफी सही टाइम पे आया है, और हमने एक अच्छा रिफ्लेक्शन भी आते हुए देखा कि एनसीडीएक्स में जो स्टील है इस वक्त 4.5% से ज्यादा की तेजी दिखा रहा है। लगभग हमने 45,250 का लेवल देख लिया है, तो ये कहीं ना कहीं सपोर्टिव। बट इंपॉर्टेंट है, हम एक्सपोर्ट जो कंट्रीज को करते हैं वहां पे रिसेशन के फियर्स अभी भी बने हुए हैं, तो टेम्पररी डोमेस्टिक मार्केट में प्राइसेस में अपहोल्ड मिल सकता है। बट एक्सपोर्ट्स को इमीडिएटली हमें नहीं लगता है कि इमीडिएटली इतना मिलेगा, बिकॉज अभी भी रिसेशन के फियर, हम चाहे चाइना, यूरोप, यूएस की बात कर रहे हैं, वहां पे है। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि जो ये रैली है ये थोड़ा पैड आउट होते हुए दिखाई देगी। बट हाँ, 45, 45.5 तक का जो लेवल है ये मुझे लगता है सफिशिएंट फेयर प्राइस रहेगा, बिकॉज डोमेस्टिक मार्केट में गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि कंजम्पशन बढ़े। बट लेट्स सी आगे कैसे मूव करता है। बट दिस इज द टाइम कि यहाँ पे हमको हेज करके चलना चाहिए। वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा है, अनसर्टेनिटी अभी भी ज्यादा बनी हुई है इंटरनेशनल क्लूज को लेकर, डोमेस्टिक क्लूज को लेकर। तो जो तेजी आई है वो मुझे लगता है ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी सस्टेन नहीं करनी चाहिए डोमेस्टिक मार्केट। सर, तो इंसीडिएक्स स्टील का जो करंट लेवल है, इस भाव पर टेक्निकली आप क्या सलाह दे रहे हैं ट्रेडर्स को? देखिए, टेक्निकली अगर हम देखें तो एक हार्मोनिक पैटर्न फॉर्मेशंस हुआ था लास्ट हफ्ते, जहां पे हमने देखा 42,300 के करीब ये फॉर्मेशन हुआ था। जो पहला जो लेवल दिखा रहा है वो मुझे लगता है कि 47, 48 के बैंड में जा सकता है मैक्सिमम। तो टेक्निकली मार्केट में जो ओवरसोल्ड जोन पे पहुंच चुका था पिछले हफ्ते 10 दिन में एनसीडीएक्स स्टील, वो यहाँ से मुझे थोड़ी बहुत रिकवरी देखी, जो आज ऑलमोस्ट 45.5 का भाव दिखा दिया है। तो हायर साइड में मुझे नहीं लगता कि 47,500 के ऊपर जाएगा, और नीचे में वापस जो सपोर्ट आ रहा है वो
43 से लेके 42,500 का आ रहा है, तो अपसाइड थोड़े लिमिटेड है। हेजिंग वुड बी बेस्ट स्ट्रेटजी, बिकॉज जब तक इंटरनेशनल क्लूज अच्छे नहीं होते हैं प्राइजेस में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ी तेजी नहीं होती, क्योंकि दिसंबर मंथ चाइना के लिए भी हम बोलते हैं कि डिमांड थोड़ा सा डिटोरेशन रहता है, खास करके स्टील के लिए। तो टेक्निकली मुझे लगता है कि 47,500 एंड 42,500 ये एक ब्रॉडर रेंज रहेगा अगले 15-20 दिन के लिए। बेस मेटल्स पर कॉपर की चाल समझ लेते हैं। कॉपर में क्या करना चाहिए? 670 के आसपास है बिटकॉइन, करंट लेवल पे खरीदे या बेचे? देखिए करंट लेवल से तो मार्केट डिप बन सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ओवरऑल कॉपर में थोड़ा रिकवरी बन रहा है और 675 660 तक मार्केट एक बार जाना चाहिए। इवन 683 तक जा सकता है, लेकिन जिस तरह से भी करेक्शन आया है काफी डीपर है, तो यहाँ पे थोड़ा सा रुक के मेरे हिसाब से थोड़ा डिप्स के लिए वेट करना चाहिए। 664 65 के आसपास अगर मिलता है तो वहाँ पे बाय बनेगा। 675 और 680 तक टारगेट लेके हम लोग होल्ड कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आज के लिए कॉपर बाय ऑन डिप्स पे रहेगा। डिप्स की सलाह है। रविंद्र जी, आप किस लेवल पे कॉपर खरीदने की सलाह देंगे और टारगेट क्या है? अव्वल मेरे हिसाब से ब्रेकआउट पे बाय करना चाहिए। 670.50 से लेके 671 का एक रेजिस्टेंस है, अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है प्राइजेस तो मुझे लगता है कि 676 677 तक जा सकता है, एंड इन दैट सिनेरियो 667 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकता है। तो मेरे हिसाब से ब्रेकआउट पे बाय कीजिए अबाउट 671 फॉर अ टारगेट ऑफ 675 677। चलिए अब ग्वार की चाल देख लेते, क्योंकि नवंबर महीने में ज़बरदस्त इसमें तेज़ी आई है। हाजिर में 4550 रुपये के आसपास ग्वार सीड का भाव था, 8900 के आसपास ग्वारगम का भाव था। उस भाव से अगर देखें तो अब 13000 के ऊपर ग्वारगम और ग्वार सीड 6250 के आसपास पहुंच चुका है। ज़बरदस्त तेज़ी। केडिया जी, क्या लग रहा है किस वजह से तेज़ी आई है? क्या उत्पादन का जो बाजार को अनुमान था उसे काफ़ी कम अनुमान अब हो सकता है, उत्पादन कम रह सकता है, या आवक कम है, इस बार डिमांड पिछले साल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है? क्या वजह है जो इतनी तेज़ी दिख रही है और क्या सलाह दे रहे हैं, क्या सतर्क रहें इन भावों पर? बिल्कुल विश्वास जी, मैं अक्टूबर वाले सेमिनार में भी कहा था कि इनिशियली मार्केट में गिरावट आ सकती है बिकॉज अराइवल्स रह सकते हैं, बट जैसे हमने अक्टूबर में देखा कि इतनी ज्यादा अराइवल प्रेशर नहीं रहा। जो हम देख रहे थे कि मार्केट में 125 करोड़ के आसपास की आवक की टोटल प्रोडक्शन की बात कर रहे थे, अब वो 85 पे सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं एक प्रोडक्शन के लॉसेस, क्योंकि यील्ड में ड्रॉप है, पाकिस्तान में भी हमने देखा क्रॉप डैमेजेस हुए थे जिसका ग्लोबल डिमांड जो इम्पैक्ट पड़ेगा। सेकेंडली एक जेंटा गम करके हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल यूज में होता है, बट उसका सबसे बड़ा सप्लायर चाइना होता है, और जिस ढंग से चाइना में वापस कंसर्न्स बन रहे हैं तो उसका लॉजिस्टिक इशू बना हुआ है, जिसकी वजह से गवार गम की डिमांड भी बढ़ रही है। यूएस में रिग काउंट्स कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, जो मैंने पहले बताया भी था कि एनर्जी क्राइसिस से उभरने का एक ही तरीका है कि यूएस अपना प्रोडक्शन बढ़ाए। तो अब माना जा रहा है कि 2023 में 12.8 मिलियन बैरल पर डे का प्रोडक्शन यूएस पहुंचा सकता है, जिसके चलते कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि गवार गम का एक्सपोर्ट अच्छा रहेगा। रेशियो की बात करें तो 2 के ऊपर रेशियो आ चुका है। थोड़ा कॉशियस जरूर है कि रिसेंट जो रैली थी उसकी वजह से, बट मुझे लगता है अभी भी फंडामेंटल काफी मजबूत है। जो 7000 तक का लेवल जनवरी एंड तक गवार सीड का और 13,500 से 14,000 का लेवल बैर मिनिमम जनवरी तक दिखेगा। थोड़ा करेक्शन प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर आ सकता है, क्योंकि एक्सपोर्टर्स मिस आउट कर चुके हैं इस रैली को। मुझे लगता है थोड़ा पुल बैक मिलना चाहिए। ओके रुपेश जी, आपका व्यू क्या है? आपको क्या लग रहा है और क्या सलाह दे रहे हैं? क्या सतर्क रहने का वक्त आ गया है ग्वार सीड ग्वारगम में, या आपको लग रहा है यहाँ से ये तेजी कंटिन्यू होती रहेगी? एक बहुत अच्छी रैली, यानी कि उम्मीद से ज्यादा बड़ी रैली और बड़े शॉर्ट स्पैन में है ये रैली आई है, तो इसलिए सतर्कता तो जरूरी है। क्योंकि 90 रुपए वाला गम 130 रुपए यानी 13,000 रुपए हो गया, जो कि टारगेट हम मार्च तक प्रेडिक्ट कर रहे थे, लेकिन वो नवंबर में ही आ गया। तो एक प्रॉफिट बुकिंग की वजह से कुछ करेक्शन आ सकता है, लेकिन ये तो साल है ना, वो बिल्कुल अलग है। ये साल है किसानों का। किसान पिछले 5-7 सालों से ग्वार की कम खेती कर रहे थे और उत्पादन कम हुआ और एक्सपोर्ट ज्यादा हुआ, तो कैरी ओवर जो है वो 7-8 साल के लोएस्ट पे आ गया है। तो आज अभी तक सिर्फ 18 लाख बोरी ग्वार आया है। 2 महीने निकल गए हैं सीजन के, पीक सीजन के निकल गए हैं, और अभी भी अराइवल्स बढ़ती नहीं लग रही हैं, डाउन टर्न में है। 31 अक्टूबर को जो 82,000 बैग्स की अराइवल्स बनी थी, वो आज 40,000 बैग पे आ गई है। तो किसान आसानी से अपने माल को बेचने के मूड में नहीं है। मिलर जो कि मंदी में थे। जी ओके, यानी जिस तरह से इस बार कैरी ओवर स्टॉक भी कम है, डिमांड इतना स्ट्रांग है, और जो उत्पादन को लेकर जो अनुमान था, पुराना अनुमान, उससे हो सकता है कि उत्पादन कम रहे। शुक्रिया रुपेश जी आपका, केडिया जी आपका, रविंद्र जी आपका और बिटपन आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। तो मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ।